जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिंदी के बारे में कि हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। प्रॉपरली आपको बहुत जो है घास फूस नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कितने मार्क्स आता है, स्कूल से कितना मिलता है, यूपी बोर्ड के लिए खास करके ये वीडियो होने वाला है। तो अगर आप पहली बार जनता के लिए क्लासेस से जुड़े हैं साथियों तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और मुझे विश्वास है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो साथियों देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी बोर्ड 10th हिंदी के बारे में। तो साथियों जो हिंदी का पेपर होने वाला है वो पूर्णांक होगा 100 नंबर का, पूर्णांक आएगा 100 का, जिसमें से 30 नंबर आपको प्रोजेक्ट कार्य अर्थात प्रैक्टिकल के तहत मिलेगा स्कूल से। 30 नंबर में किसी को 30 29 जो कुछ भी देते हैं स्कूल वाले, तो 30 तो आपका यही मिल जाएगा। आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा, जो बोर्ड परीक्षा होगी, देखिए बोर्ड परीक्षा यहाँ से 30 तो आपको स्कूल से मिलेगा, 30 मिलेगा स्कूल से। कहाँ से मिलेगा भाई? 30 मिल जाएगा स्कूल से, स्कूल से 30 मिलेगा। अच्छा, बोर्ड एग्जाम जो होगा, बोर्ड एग्जाम वो आपका होगा 70 मार्क्स। कितने में होगा? 70, टोटल 100 का होगा तो 70 में होगा साथियों। अब इस 70 में दो पार्ट होगा, एक होगा सब्जेक्टिव, एक होगा ऑब्जेक्टिव। इस 70 में देखिए 30 स्कूल से मिल चुका है और बोर्ड एग्जाम में 70, यहाँ से दो पार्ट होगा, एक 20 जो है ऑब्जेक्टिव आएंगे, 20 शायद आप जान भी रही होंगी, 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे साथियों, और 50 मार्क का सब्जेक्टिव आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्टिव मतलब आपका जो है वन लाइनर क्वेश्चन के तहत, जैसे आप लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, है ना, ये सारी चीजें 50 मार्क्स के अंतर्गत आएंगी सब्जेक्टिव। 20 आएगा ऑब्जेक्टिव। OMR सीट मिलेगी जिसपे आपको गोला करना होगा। तो 20 यहाँ पे मतलब कि 100 का पूर्णांक है और 100 में से क्या हुआ कि जो है 30 स्कूल से मिला, 70 आपका बचा। 70 में दो पार्ट होगा, खंड आ, खंड बा। आ में आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, पूरा चेंज हो चुका है पैटर्न ही साथियों, पहले कुछ अलग आता था। इसमें 20 मार्क्स, फिर 50 मार्क्स आएगा, 50 में सब्जेक्टिव, 20 में ऑब्जेक्टिव। अच्छा, हिंदी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं साथियों, खासकर आप ध्यान दीजिएगा हिंदी के बारे में, यूपी बोर्ड के लिए विधिवत तरीके से ध्यान दे रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है साथियों। हिंदी में 3 चीजें आपको याद होना चाहिए। पहली बात तो ऑब्जेक्टिव जो है गद्य से भी आते हैं, पद्य से ऑब्जेक्टिव। 20 मार्क्स से गद्य से आते हैं, पद्य से रचना जिसको हम विधा कहते हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार लेखक का नाम, कौन सी रचना किसकी है, ये सारी चीजें जो है 20 नंबर में आते हैं, 20 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में। और साथ ही आपको गद्य का सारे चैप्टर विधिवत तरीके से याद होना चाहिए, जैसे मित्रता हुआ, ममता हुआ, ये जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर याद होने चाहिए। एक एक पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि इसका अर्थ क्या है ना, अपने भाषा में यार, बहुत लोट पोट नहीं करना है, अपने भाषा में याद हो बस काम हो जाएगा। लिखना अपने भाषा में है, किसी का देख कर नहीं, किसी का छापना नहीं है, आपको याद होना चाहिए, अपने हिसाब किताब से लिखिएगा। तो यानी यहाँ से अगर ध्यान दें तो गद्य आपको याद होना चाहिए, पद्य भी याद होना चाहिए, पद्य। इसमें एक होता है माइनर सब्जेक्ट आपका छोटा सा, जिसको हम बोलते हैं संस्कृत, अनिवार्य संस्कृत होता है, बहुत छोटा सिलेबस, 8 से 9 पार्ट होते हैं, जिनमें आपको सारी चीज़ें हिंदी अर्थ पता होना चाहिए, है ना, उससे प्रश्न भी उठते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आपको 3 पार्ट आपको याद होना। चौथा पार्ट आता है साथियों व्याकरण, जिसको हम ग्रामर बोलते हैं। व्याकरण में रस, छंद, अलंकार, है ना, तत्सम, तद्भव, ये सारी चीजें, पर्यायवाची, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। और लास्ट में एक चीज बचता है आपका, क्या भाई बोलो? निबंध बचता है, एस से, वहां भी बताएंगे। चलिए देखते हैं एक एक करके क्रमानुसार, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से। देखिए पहला प्रश्न जो है साथियों, पहली चीज आपको क्या तैयार करना है, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जो जिसमें से आपके ऑब्जेक्टिव उठते हैं, जो ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, कहाँ से उठते हैं? तो हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। सारा नहीं पढ़ना है बाबू, पहले बहुत सारा था, शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग, शुक्ल और शुक्लोत्तर युग का पढ़ना है। इसके कौन जो है लेखक है, इसकी कौन रचना है, क्या, केवल शुक्ल और शुक्लोत्तर, बस इसी में से पढ़ना है। सेकेंड पॉइंट, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, रीतिकाल तथा आधुनिक काल। क्या पढ़ना है बाबू? रीतिकाल, आधुनिक काल, और शायद भक्ति काल, ये सब काल छोड़ दो, रीतिकाल तथा आधुनिक काल काम हो जाएगा, यही आपका सिलेबस ही है। अच्छा आगे देखिए गद्य, अच्छा इसमें ये हो जाएगा गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से। सेकेंड पॉइंट क्या पढ़ना है? गद्य हेतु, गद्य मतलब आपका पहला, गद्य बोलते हैं जो पहले दिया है पाठ, और जो दूसरा पाठ है काव्य बोलते हैं, पद्य बोलते हैं। तो यहाँ से गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु मतलब अपनी पुस्तक से, अपनी बुक से, अपनी किताब से, संदर्भ याद होना चाहिए। पहली बात ये चीजें, रेखांकित अंश की व्याख्या, उस पर आधारित प्रश्न। बाबू किस पर आधारित प्रश्न? उसी पर आधारित प्रश्न होगा, मतलब जो आपकी व्याख्या करने के लिए रेखांकित अंश आएगा। साथियों ये कैसे कर पाएंगे? संदर्भ हुआ, रेखांकित अंश की व्याख्या, उस पर आधारित प्रश्न, मतलब जो आपको वहीं पे दिया रहेगा बाबू। अगर एक बार याद कर लेते हो ना पूरा एकदम एक चैप्टर, जल्द ही हम आपके साथ जुड़ेंगे और जितने भी चैप्टर है जिसे सुनिएगा प्रॉपर तरीके से। जैसे पहला चैप्टर है आपका मित्रता, गद्य से मित्रता है, मित्रता से 4 लाइन 3 लाइन आ जाएगा आपको, हेडलाइन के तहत प्रॉपर तरीके से उससे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन होगा संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश के गद्य खंड से लिया गया है, किस चैप्टर से साथियों? मान लो ममता या मित्रता, है ना, पाठ से लिया गया है। इसके लेखक या मान लो कि मित्रता के रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ये चीजें आपको प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक है ना के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऐसे संदर्भ आपका साथियों हो जाएगा। रेखांकित
अंश की व्याख्या, बिल्कुल व्याख्या लिखेंगे, व्याख्या हेडिंग डालेंगे व्याख्या, उसमें लिखेंगे और उसके बाद उसके भी नीचे 1-2 प्रश्न आते हैं, उस पर आधारित प्रश्न होते हैं ये चीजें। तो कौन कौन सा चैप्टर तैयार करना है, सारे चैप्टर क्रमानुसार देखते हैं। गद्य हेतु, जिसको हम गद्य बोलते हैं। मित्रता, जो है लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। ममता दूसरा है जयशंकर प्रसाद। क्या साथियों, ममता जयशंकर प्रसाद। ममता और मित्रता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भारतीय संस्कृति राजेंद्र प्रसाद जी। अजंता भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। प्रॉपर तरीके से आपको याद ही करना पड़ेगा, बिना याद के काम नहीं होगा। इन सारी चैप्टर को तैयार करना पड़ेगा, इसी में से रेखांकित अंश की व्याख्या मिल जाती है। जी हम इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आएंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या बिल्कुल अर्थ सहित बताने वाले हैं, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। अब तो यार लल्लू लाल परेशान ना हो, सारी चीजें आपके साथ होंगी। साथियों मेहनत लगेगी, लेकिन हम भी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आपके लिए दिन रात जुटे हैं और मेहनत करेंगे। चलिए इसके बाद में क्या करोगे साथियों, हो गया ना। अगला, काव्य जिसको पद्य बोलते हो भाई, काव्य जिसको पद्य बोलते हैं। पद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु से, मतलब आपकी किताब में जो है उसी से आपको बताना है संदर्भ। अरे यार सब कुछ रिपीट है बाबू, संदर्भ लेकिन वहाँ पद्य से है। सूरदास ये सारी चीजें जितने भी हैं वहाँ पे कविता टाइप की रहेगी, वहाँ पे जो आपका उसका संदर्भ देना होगा थोड़ा सा जटिल होता है, कठिन होता है बाबू, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा यार, करोगे तो तभी तो अच्छा मार्क्स आएगा। अच्छा व्याख्या प्रश्न, काव्य सौंदर्य, इसमें काव्य सौंदर्य एक चीज होता है। काव्य सौंदर्य मतलब सर उसमें क्या क्या पूछ लेगा, ये काव्य सौंदर्य है साथियों, ये है काव्य सौंदर्य। इसमें क्या क्या पूछ लेता है, देखो इसमें क्या होता है ना कि पूछ लेगा कौन सा अलंकार है, इसमें क्या क्या पूछ लेगा, कौन सा अलंकार है, ये सारी चीजें पूछ लेता है काव्य सौंदर्य, उसी पर आधारित प्रश्न पूछता है। तो ये बताओ पद्य खंड तो याद ही कर लोगे। काव्य के पद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु कौन कौन सा पाठ है, एक बार हम क्रमानुसार पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला है सूरदास जो कि पद है, तुलसीदास जी द्वारा लिखित है धनुष भंग वन पथ पर, ठीक है, वन पथ पर। तीसरा है रसखान सवैये और कवित्व है। चौथा है बिहारी लाल दोहे भक्ति नीति है ना। अगला है आपका जो है सुमित्रानंद पंत, नंदन पंत जी हैं, सुमित्रानंदन पंत जी चींटी है। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। जिस चैप्टर को आप कमेंट में डाल दोगे सर ये बताइए, साथ उसी के आएंगे। और 3 चीज़ों से प्लानिंग चल रही है, कितने चीज़ों से, 3 चीज़ों से प्लानिंग। सब्जेक्ट, पहले तो हम सब्जेक्टिव कराएंगे, पहले तो हम पार्ट को पढ़ाएंगे, देन ऑब्जेक्टिव कराएंगे, देन सब्जेक्टिव कराएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब चैप्टर पे ऑब्जेक्टिव के बाद रेखांकित, उसी को सब्जेक्टिव बोलते हैं। बस इतने में कल्याण हो जाएगा। महादेव वर्मा जी हिमालय से। अगला है रामनीरज त्रिपाठी, स्वदेश प्रेम, माखनलाल चतुर्वेदी जी जो है पुष्प की अभिलाषा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी झांसी की रानी की समाधि पर है। मैथिली शरण गुप्त भारत माता का मंदिर यह है। अशोक वाज भाषा एकमात्र अनंत है। श्याम नारायण पांडे जी हल्दी घाटी जो है लिखे हैं, रचित किए हैं। साथियों चैप्टर को आपको याद ही करना पड़ेगा, बिना याद के कल्याण नहीं होगा, याद करना पड़ेगा। तो मुझे विश्वास है चैप्टर के बारे में प्रॉपर जुटे होंगे, दिन रात मेहनत कर रहे होंगे और मेहनत करते रहेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। साथियों टेंशन नहीं लीजिए, रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा, यानी आप समझ चुके हैं। चौथा पार्ट आपका क्या है ये समझ गए हो ना भाई। चलो अगला देखिए, संस्कृत गद्यांश। इसके बाद देखो गद्य हो गया, पद्य हो गया, बहुविकल्पीय आप पढ़ ही चुके हैं, इन दोनों से ऑब्जेक्टिव आएंगे। ये गद्य हो गया, ये पद्य हो गया, रेखांकित अंकित। साथियों जिस चैप्टर के बारे में कहेंगे ना तुरंत हम लेकर हाजिर होंगे आपके साथ। बहुत बेहतरीन प्लानिंग चल रही है, बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ आएंगे, विश्वास रखिए। एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, चाहे हैंड राइटिंग ही क्यों ना करना पड़े, सारी चीजें आपके साथ होंगी। साथियों अगर देखें यहाँ से संस्कृत गद्यांश था, पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। अगला पॉइंट गद्यांश का भी, जैसे गद्य पद्य इसमें होता है वैसे गद्यांश तथा पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। ये आपका साथियों पहले स्लाइड में, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे और सारी चीजें। टेक स्क्रीनशॉट। अब इसमें क्या करेंगे, 5 नंबर क्या है, 4 नंबर तक इसके पहले वाली स्लाइड में हो चुका था। 5वां क्या है देखिएगा ढंग से, निर्धारित पाठों के लेखकों एवं कवियों का जीवन परिचय। गद्य में लेखक बोला जाता है, पद्य में कवि बोलते हैं। तो लेखक कम 3 का याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। गद्य में 3, पद्य में कम, कैसे याद करना है, क्या करना है और साथियों क्या नहीं याद करना है, इन सब चीज़ों के बारे में डायरेक्ट हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। जीवन परिचय याद करना है, गद्य में उनको लेखक बोलते हैं, पद्य में कवि बोलते हैं। जीवन परिचय, अच्छा जीवन परिचय से उनकी रचनाएं भी लिखना है। क्या लिखना है बाबू, रचनाएं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, संस्कृत के निर्धारित पाठों से कंठस्थ। क्या बाबू, कंठस्थ आपको एक श्लोक याद करना है जो कि प्रश्न पत्र में ना आया, एक श्लोक जो है लिखना है जो कि प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो बिल्कुल आप याद करेंगे साथियों, जो है संस्कृत से लिखें, संस्कृत के निर्धारित पाठ से क्या करना है, कंठस्थ एक श्लोक लिखना है। अच्छा 6 में, इसी में संस्कृत से 2 पार्ट आते हैं। अब एक गद्यांश पद्यांश बताए ही थे, अब श्लोक आ चुका है, श्लोक को लिखना है। संस्कृत के पाठों से 2 अति लघुत्तरीय प्रश्न का संस्कृत में उत्तर, संस्कृत में क्वेश्चन रहेगा, देन संस्कृत में आंसर देना होगा और कुछ नहीं। संस्कृत मतलब जो 9 पाठ है ना, उसी में से संस्कृत का आंसर संस्कृत में देना होगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, 7 नंबर, काव्य सौंदर्य मतलब होता है साथियों व्याकरण। काव्य सौंदर्य का मतलब है
व्याकरण। ध्यान दीजिए, व्याकरण में क्या करेंगे, रस, ध्यान दीजिए, काव्य सौंदर्य जो कि सुंदरता को बढ़ाते हैं वही काव्य सौंदर्य कहलाता है। और रस, छंद, अलंकार ये सारी चीजें सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है, उसमें सुंदरता होती है। तो यहाँ से अगर ढंग से देखें तो रस, पहला पॉइंट रस, दूसरा अलंकार, तीसरा अलंकार। पता है साथियों, किसी चीज की शोभा को बढ़ाना वही अलंकार होता है, शोभा बढ़ा देना। वेशभूषा से जो है, किसी आभूषण से जो है किसी चीज की शोभा बढ़ाना, जिसे व्यक्ति है ना, इनका शोभा बढ़ाना ही आपका अलंकार कहलाता है। रस में हास्य एवं करुण, परिभाषा, उदाहरण, पहचान। ध्यान दीजिए, हास्य एवं करुण, हास्य रस और करुण रस, अस्थायी भाव याद कर लीजिए, परिभाषा याद कर लीजिए, उदाहरण याद कर लीजिए, पहचान, कल्याण हो जाएगा। आगे देखिए, अलंकार में 3 अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, केवल 3 अलंकार, तीनों हम लिखवाएंगे, तीनों पढ़ाएंगे, परेशान मत होइएगा। अगला पॉइंट छंद, सोरठा, रोला, 2 छंद केवल, सोरठा और रोला। लक्षण, उदाहरण, पहचान। देखो सारी चीजें, लक्षण कैसे, अच्छा उदाहरण लिखना है, पहचान कैसे करोगे, तो 3 चीजों के बारे 3 चीजें बतानी पड़ेगी। अच्छा 8 नंबर हिंदी व्याकरण के बारे में बात करें तो व्याकरण में काव्य सौंदर्य में रस अलंकार आ गया। हिंदी व्याकरण का दूसरा पार्ट अगर बात करें तो उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम, पर्यायवाची, 1 2 3 4 5 चीजें हैं। कितनी बाबू, 5 चीजें। अरे यार लल्लू लाल, मेहनत करो, अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत ज्यादा नहीं है, मेहनत करो बस। चलो, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम, पर्यायवाची। उपसर्ग में आ, अन, अधि, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु। क्या साथियों, फिर से सुनिए, आ, अन, अधि, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु। इतने का याद करना है बस, ये आपका इसी उपसर्ग को याद करना है, जितना बताए हैं बस, इससे बाहर कुछ नहीं, इतने में हो जाएगा। यही सिलेबस ही है, इसी को ही पढ़ना है, सारे सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, प्रत्यय में आई, तो, ता, पन, व, हट, वट, इतना पढ़ना है बस। 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 7। अच्छा अगला समास, अरे यार समास बहुत बेहतर आ जाता है क्वेश्चन, ये फिक्स है बाबू, ये फिक्स है, ये आने ही आने हैं। चलिए, द्वंद्व, दिगु का पर्यायवाची याद करिएगा, बुक में, क्वेश्चन बैंक में, गाइड में, कहीं भी होगा, याद करिएगा। और साथियों, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर मेहनत कर दूंगा कि आप सबका बेहतरीन नहीं बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ जाएगा, 100 में 100 ला सकते हैं। साथियों, मुझे भले ही जो है अध्ययन करके अध्ययन करवाना ही पड़े, अध्ययन करके अध्यापन करना पड़े, डजन मैटर में करूंगा, इतना तगड़ी मेहनत करूंगा, बैक साइड इतनी बेहतरीन मेहनत होगी कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकेंगे सर क्या मेहनत चल रही है। लेकिन एक चीज, आप भी प्यार दीजिए, आप भी सपोर्ट कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा जो है चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर कीजिए और अपने साथियों को जोड़िए, सभी साथ में जुड़े। साथियों स्क्रीनशॉट लीजिए, तब एक पार्ट और बचा है, अगले नेक्स्ट स्लाइड में सारा कुछ सिलेबस खत्म हो जाएगा। इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यूपी बोर्ड 10th क्लास हिंदी के बारे में सिलेबस डिस्कशन चल रहा है। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब आपके सामने है, देखिए क्या है साथियों, 9 नंबर पॉइंट है संस्कृत व्याकरण में अनुवाद। संस्कृत व्याकरण में अनुवाद, ठीक है, 2 चीजें, पहले तो सुनिए, अब मतलब संस्कृत व्याकरण में अनुवाद। अच्छा, इसके पहले क्या रहता था कि गद्यांश और पद्यांश संस्कृत का दिया रहता था, उसका संदर्भ सहित व्याख्या भी लिखते थे, ठीक है, व्याख्या करते थे, अनुवाद करते थे, और संदर्भ और जो लिखना होता था वो गद्य और पद्य में लिखना होता था। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं का संस्कृत व्याकरण में अनुवाद जो है क्या क्या चीजें किस पर डिपेंड करेंगी। देखो, संधि पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा बाबू, संधि, और संधि में यण संधि, क्या क्या पढ़ेंगे, यण है जो शब्द रूप, क्या साथियों, शब्द रूप किस किस का, देखिए सभी व्यक्तियों एवं वचनों में, सभी व्यक्तियों को याद करना है, सभी वचनों को भी याद करना है, किस किस का, संज्ञा में आपको याद करना है, फल, मति, मधु, नदी, इतने का, केवल 4 का। फल जैसे फलम फले फलानी, आपको याद करना पड़ेगा, फल, मति, मधु, नदी, ठीक है, तो संज्ञा में ये। लेकिन ध्यान रखना, सभी व्यक्ति और वचन को याद करना है, क्योंकि जब अनुवाद करेंगे ना तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब इनका यूज बहुत विधौत लगेगा, इसलिए याद करिएगा, है ना, कि भूले ना। चलिए, धातु रूप में आपको जो जो याद करने, जैसे पठ का हुआ, ठीक है, पठित, पढ़ता, पठंती, ये चीजें, हस, दृश्य याद करना पड़ेगा। लेकिन सारे लकार में देखो, लट, लोट, लिरिट, विधिलिंग, लंग लकार, चारों में 1 2 3 4 5 के 5 लकारों में आपको याद करना पड़ेगा। किसका किसका पठ, हस ना है, आपको कंप्लीट सिलेबस का डिस्कशन है, पूरा क्या क्या पढ़ना है टोटल, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। ये साथियों आपका जो है समझ लीजिएगा, एक एक पॉइंट क्लियर करें। निबंध होगा, लास्ट पॉइंट होता है खंड काव्य। निबंध में जैसे वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सारे पॉइंट है, जैसे साथियों इस पर समस्याओं पर आधारित, जैसे कि जनसंख्या हो गई, स्वास्थ्य हो गया, है ना, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियम पर आधारित, ये सारी चीजें, है ना, एक एक पॉइंट लेकर आएंगे, एक एक निबंध को डिस्कशन के साथ कंप्लीटली लिखेंगे, आपके साथ आपको याद करवाएंगे, आपको लर्न वहीं पे हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। आगे देखिए,
खंड काव्य, खंड संक्षिप्त कथा वस्तु घटनाएं एवं चरित्र चित्रण। खंड काव्य में क्या क्या याद करोगे, बोलो भाई। खंड काव्य में आपको क्या क्या याद करना होगा, सुनिए। खंड काव्य में मुक्ति, जैसे मुक्तिदूत हुआ है ना, आगे है ज्योति जवाहर, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, मातृभूमि के लिए, कर्मवीर भरत, तुमुल, ठीक है ना। ये जो है आपके 9 चैप्टर हैं। 9 में से केवल अगर 2, अगर सारे के सारे आते हैं, करना एक का होता है। तो अगर आप एक भी याद कर लेते हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुक्तिदूत क्या है, मुक्तिदूत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जय सुभाष, ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है साथियों। अच्छा, इन चीजों को याद करना विधिवत तरीके से, पूरा फुल डिस्कशन हो चुका है सिलेबस का, और ये ऑफिशियल है साथियों, ऑफिशियल है बुक में प्रॉपर, खास यूपी बोर्ड के लिए। यूपी बोर्ड का एक एक पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है, हिंदी का। और वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करिएगा। आप किस जो है सब्जेक्ट का सिलेबस जानना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट में आपको डाउट है, एक बार कमेंट करिएगा। आपके दिल भरे कमेंट का इंतजार रहेगा साथियों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और अगर आप जनता करियर क्लासेस परिवार से जुड़ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। और साथियों अब धमाल मचाएंगे, आपके साथ दिन रात मेहनत करेंगे, हर एक सब्जेक्ट आपके साथ होगा। मैथ और जो है साइंस, हिंदी, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देते हुए आपके साथ प्रॉपर जुड़े रहेंगे, और बीच बीच में संस्कृत और इंग्लिश सारी चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है साथियों। होपफुली समझ में आया होगा। फिर मुलाकात करते हैं, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और कैसा लगा वीडियो, मजा आया कि नहीं, पूरा सिलेबस आपके समझ में आया। और साथियों कल या परसों में एक वीडियो अपलोड होगी कि इसमें से कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ने से तुरंत हो सकता है कि एग्जाम में मिल जाए, तुरंत का तुरंत एग्जाम में मिल जाए, कौन कौन से चैप्टर हैं, उस पर वीडियो जल्द ही अपलोड होगी, देखिएगा और शेयर करिएगा। और इससे पहले अगर आप वो वीडियो नहीं देखें जो कि बगल थंबनेल में दिख रहा होगा कि बोर्ड एग्जाम में भी ना करें भूल कर ये 5 गलतियां, उनको भी देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दिया गया है, प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा। फिर मुलाकात करेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, टेक है स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक है, होपफुली स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। फिर मुलाकात करते हैं। विधवत आपके लिए बहुत बेहतरीन तैयारी चल रही है साथियों, आपके साथ बहुत बेहतरीन तैयारी, जैसा कि आप देख रहे हैं बुक आपकी हिंदी, ठीक है ना, हिंदी प्रॉपर तरीके से विधवत तरीके से, इसके पीछे बहुत मेहनत की जा रही है। आपके साथ होऊंगा, मेहनत करूंगा, लगातार मेहनत करूंगा, आपका डाउट जो है कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। जेसीसी परिवार आपके डाउट का जो है जिम्मेदार हो चुका है। फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।